नागरिक सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। विशेष जब देश की आधी आबादी की गरिमा से संबंध हो तो मामला और भी विचारणीय हो जाता है। नमस्कार, इस कड़ी में आज हम प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 करने वाले हैं, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और साथ ही पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इनिशिएटिव मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहूं सिंपलिस्टिक वे में। अब आते हैं टॉपिक पे। लास्ट 75 ईयर्स से बहुत से ऐसे स्टेप्स थे जो इंडियन स्टेट ने जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट करने के लिए लिए थे। जैसे 1983 में 498 ए एक सबसेक्शन, एक क्लोज ऐड किया गया इंडियन पीनल कोड आईपीसी में, और क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और इस फैमिली मेंबर टुवर्ड्स मैरिड वुमेन लिविंग इन देयर विसिनिटी, इसको एक क्राइम डिक्लेयर किया गया, डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये एक्ट लगाया गया था कि डोवरी जो सिस्टम है इंडियन कल्चर में, वो इस तरह परसिस्ट कर चुका है कि कई बार वो डोमेस्टिक वायलेंस के मेन रीजन के तरह सामने आया है। डोवरी लेना और डोवरी देना, गिविंग और टेकिंग ऑफ डोवरी, उन दोनों को ही क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है। इससे काफी हद तक केसेस को टैकल करने में हेल्प मिली, लेकिन ये पूरी तरह से ये आज भी उतना बेनिफिशियल साबित नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। और फाइनली जब इन सब प्रोविजंस के बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में कमी नहीं आ रही थी, तो उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को इनिशिएट किया। अब बात करते हैं एक्ट के बारे में। ये 13 सितंबर 2005 को पास हुआ था। ये सिविल नेचर का लॉ है और बेसिकली सिविल जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसमें पनिशमेंट्स नहीं मिलती हैं, उसमें कंपेंसेशन मिलता है। लेकिन जब मैरिज के उस एक्ट में वायलेंस होने लगे तो उसको पेनलाइज करने के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए थे पहले, जैसे 304B डावरी डेथ, 498A क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। लेकिन जो प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो एनश्राइन करता है प्रिंसिपल्स ऑफ कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन। ये इंडिया ने 1993 में रेटिफाई भी कर चुका है इंडिया, और इस प्रिंसिपल को अपहेल्ड करते हुए इंडिया ने इस एक्ट को एनेक्ट किया। अब बात करते हैं कुछ सैलिएंट फीचर है इस एक्ट के। जैसे ये एक्ट फिजिकल एंड मेंटल इल ट्रीटमेंट जो वुमेन का होता है उसको इंक्लूड करता है डोमेस्टिक विसिनिटी में, और साथ ही इसमें वाइफ हो या फिर फीमेल लिविंग पार्टनर्स हो उनको कवर करता है ये। दिस लॉ आल्सो एक्सटेंड टू द सिस्टर्स, विडोज और मदर्स। Harassment in the forms of dowry demands are also included in this law. साथ ही women को एक right provide करता है to have its secure house, and even the court can also issue protection orders that prevents the abuser to harass the women by acts at her workplace. Workplace पे भी protect करता है। Basically इसके साथ ही एक्ट कुछ ऐसे provisions भी propose करता है जिसमें appointment of the protection officer और NGOs जो इस फील्ड में इस कोज के लिए अपना कुछ ना कुछ एफर्ट डाल सके। जो प्रोटेक्शन एक वीमेन को प्रोवाइड की गई है इस एक्ट के अंडर में, उस प्रोटेक्शन का अगर ब्रीच होता है तो जो अब तक एक बेलेबल ऑफेंस होता था वो सडनली टर्न्स इनटू ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस का मीनिंग क्या है इस एक्ट के अंडर में, क्या टर्मिनोलॉजी है इसकी। Can be termed as domestic violence in the case it harms or injuries or endangers the health, safety, life, limb or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person or tend to do so, and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse, including economic abuse. Basically ये एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस को ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तरह देखता है एंड रिकॉग्नाइज द वुमेन्स राइट टू लिव इन द वायलेंस फ्री होम। बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। फर्स्टली आता है फिजिकल एब्यूज। इट मींस एनी एक्ट और कंडक्ट व्हिच ऑफ सच नेचर एज टू कॉज bodily pain, harm or danger to life, limb
or help or impair the health or development of the aggrieved person, including assault, criminal intimidation, and criminal force. Any kind of physical abuse pertaining to the women are covered under this act. Secondly, sexual abuse. It includes any conduct of a sexual nature of abuse, humiliation, degrade, or otherwise violates the dignity of women. Verbal and emotional abuse includes the insults, ridicule, humiliation, or name calling, and also includes ridicules specifically with regards to not having a child or a male child, even repeated threats to cause physical pain to any person in whom the aggrieved person is interested. Fourthly, economic abuse. It includes activities such as not providing money for maintenance of the women or her children, not providing food, clothes, medicine, etc., deprivation of all or any economic or financial resource, forcing the women out of the house, preventing from accessing or using any part of the house, preventing or obstructing one from carrying on employment, etc. So any kind of physical, sexual, verbal, or emotional, or even economic abuse are covered under this act. This act covers all the spheres a woman can face any discrimination or threat to life in her domestic vicinity. आइए अब बात करते हैं कि रीजंस ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस. बेसिकली रीजन क्या है डोमेस्टिक वायलेंस के, क्या वजह है कि आज भी इतने स्ट्रिक्ट लॉज होने के बाद भी हर रोज न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन होती है कि कहीं ना कहीं कोई विमेन डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है अपने ही रिलेटिव्स के द्वारा. पैट्रियार्कल एटीट्यूड. सोसाइटी में कभी विमेन को जब ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है या फिर उसके स्टेटस को लो डिग्रेडेड स्टेटस समझा जाता है, उसकी वजह है कि विमेन की बॉडी पे अधिकार रखना, उसके लेबर पे अधिकार रखना, उसके रिप्रोडक्टिव राइट्स पे कंट्रोल रखना, यहाँ तक कि उसको एक ऑब्जेक्ट समझना, ना कि एक ह्यूमन बीइंग समझना. ओवरी सिस्टम और डोमेस्टिक वायलेंस ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. बेसिकली हर सोसाइटी में कोई भी ह्यूमन होता है, उसकी एक पर्टिकुलर इमेज बिल्ड होती है और वो कल्चर में इतना परसिस्ट करती है कि वो लॉन्ग रन में चेंज हो सकती है, इंस्टेंटली वो चेंज नहीं हो सकती. जैसे इंडियन सोसाइटी का एग्जाम्पल है, women are always perceived as tolerant and receptive. When a woman is violent or having its autonomy by her side, then society takes it harshly. Fourth is gender inequality. Basically, gender inequality किसी भी स्फेयर में देख सकते हैं हम, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, और उन सब का सोर्स होता है फैमिली इंस्टीट्यूशन. इंडिया ने 112 रैंक किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2019-2020 में, इंडिकेटिंग द वाइडर जेंडर गैप, लैक ऑफ सपोर्ट. बेसिकली मोस्ट women are illiterate और under educated, और इस वजह से उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं होते. इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं होते तो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती, सोसाइटी में उनका स्टेटस अप नहीं हुआ, और स्टेटस अप नहीं हुआ तो उनके पास पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होती. इस वजह से विमेन को एक हर स्फीयर में कहीं ना कहीं सफर करना पड़ता है, because they are economically dependent on someone. Another is a lack of awareness. Mostly uneducated, illiterate होने की वजह से, mostly population villages में reside करने की वजह से, maximum
विमेन को उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। सर्वेज है, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जिसमें बताया गया कि 30% वुमेन इन इंडिया, लगभग 30% औरतों को 15 से 49 उम्र की आयु वर्ग में कभी ना कभी जीवन में उन्हें डिस्क्रिमिनेशन या फिजिकल वायलेंस कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। यूएन वुमेन करके एक ग्लोबली एक सर्वे हुआ जिसमें अप्रोक्स डाटा आया कि 25 करोड़ वुमेन को कभी ना कभी किसी न किसी टाइप का वायलेंस, चाहे सेक्सुअल हो, फिजिकल हो, वो अपने इंटीमेट पार्टनर्स के साथ उन्होंने फेस करना पड़ा है। एनसीआरबी डाटा है 2019 का, इंडियन गवर्नमेंट का, जिसमें अप्रोक्स 31%, जो रफली 4 लाख केसेस होते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के रजिस्टर हुए सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी में। क्रुएलिटी होती है वुमेन के अगेंस्ट बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। अब प्रिवेंट द डोमेस्टिक वायलेंस, कि क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं जिनसे डोमेस्टिक वायलेंस को प्रिवेंट किया जा सके। फर्स्टली, जेंडर सेंसिटाइजेशन। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, पॉलिसी मेकर्स, सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, उन सबको एक जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सेकेंडली, डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। Many women are unable to escape domestic violence because they are unaware of the legal services available to them and agency working in these areas. Therefore, disseminating information on the range of services available is essential for this task. Thirdly, raising the public awareness. Public को जितना ज्यादा किसी भी मीडियम के, चाहे वो टीवी हो चाहे मीडिया हो, उससे इतना अवेयर किया जाए ताकि एक सोशल बिहेवियर, एक कल्चरल बिहेवियर में सोसाइटी में चेंज देखने को मिले, एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन चेंज हो। फोर्थली, हेल्दी रिलेशनशिप स्किल्स, एंड फिफ्थली इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू प्रिवेंट द डोमेस्टिक वायलेंस। बेसिकली जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वुमेन को प्रोवाइड की जाएगी, उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, तो वो अपने राइट्स के लिए अवेयर होगी, और जब कोई राइट्स उसका ब्रीच होगा, उसके पास इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होने की वजह से वो अप्रोच कर सकती है, चाहे पुलिस को अप्रोच करना हो, चाहे वुमेन डेवलपमेंट सेल को अप्रोच करना हो, चाहे मीडिया को अप्रोच करना हो। और इसके लिए गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस बढ़ा सकती है, ज्यादा से ज्यादा फीमेल को इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब में एक्यूमुलेट करने के लिए कुछ ड्राइव्स चला सकती है। बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट इसमें क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकती है। गवर्नमेंट को वाइड पब्लिसिटी करनी चाहिए थ्रू पब्लिक मीडियाज इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियोस, प्रिंट मीडिया, और वो रेगुलर इंटरवल्स पे होती रहनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया जा सके। सेकेंडली, ये देखा गया है कि जब एक वुमेन अप्रोच करती है जुडिशियल सिस्टम को, तो जुडिशियल सिस्टम उसको इल ट्रीट करता है, उसको अच्छे से हैंडल नहीं करता है। इसकी वजह है उनकी लैक ऑफ ट्रेनिंग और लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स द इश्यू। अदर इज दैट एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स डीलिंग विद लॉ एंड होम अफेयर्स के बीच में होनी चाहिए, हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्स के बीच में होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं लैक करती है, और उसको ठीक किए बिना चैनलाइज नहीं किया जा सकता इस एक्ट के बेनिफिट्स को। अब बात करते हैं कि कुछ स्टेट की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर कोई डिस्ट्रेस में है विमेन डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, तो वो उस पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। जैसे विमेन हेल्पलाइन ऑल इंडिया का जो विमेन इन डिस्ट्रेस नंबर है वो है 1091, विमेन हेल्पलाइन डोमेस्टिक एब्यूज का है 181, और पुलिस का है 100। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट टू डू इफ ए फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस और द डोवरी केस इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू,
व्हाट यू हैव टू डू, क्या प्रोविजन आपको फॉलो करने चाहिए, क्या लॉज आपको अप्लाई करने चाहिए, कौन से रिसोर्स हैं, पुलिस, मैजिस्ट्रेट, एंटिसिपेटरी बेल और अदर प्रोविजंस जो आपको यूज करने चाहिए आपकी बेगुनाही, इनोसेंस साबित करने के लिए। धन्यवाद, जुड़े रहिए।